नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दतिया बना पानीपत, बताएगा सियासी हकीकत। निश्चित तौर पर पानीपत एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में दर्ज है और कुछ वैसा ही मकाम, कुछ वैसा ही स्थान दतिया का होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, ये बहुत अहम सवाल है। एक तो अटकलें ये हैं कि बीजेपी जो हमेशा एक्सपेरिमेंटल मोड पर होती है, यहाँ भी उसने एक बड़ा भारी एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो सीनियर लीडर, दिग्गज नेता, उन्हें परिदृश्य से हटा दिया। कारण बताया नहीं गया, बीजेपी में ये बताया भी नहीं जाता है। अब सवाल ये पूछा जाने लगा, जब महत्वपूर्ण लीडर्स प्रहलाद पटेल जी भी पहुँचे पत्रकारों के बीच में, दतिया में नहीं, तो उनसे ही पूछा गया कि ऐसा तो नहीं कि ये आपकी पीढ़ी के नेताओं को परिदृश्य से, तो उन्होंने कहा कांग्रेस में ये परंपरा होगी कि वहाँ लोग डरते झिझकते, हम तो जिस दिन फ्री करना चाहें उसी दिन हम फ्री हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये एक प्रयोग है कि वो देखना चाह रही है बीजेपी कि जो नरोत्तम मिश्रा जी या उनके आसपास की उनसे थोड़ी वरिष्ठ पीढ़ी है, क्या वो परिदृश्य से हटती है तो उनकी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या असर आता है, क्या जनता मध्य प्रदेश की इसे स्वीकार करेगी? और सवाल ये भी है कि अगर दतिया के नतीजे, अभी तो दोनों पार्टियों को हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर नतीजे प्रतिकूल रहते हैं तो क्या मतलब ये है कि नरोत्तम मिश्रा का चेहरा बना रहेगा और सीनियर लीडर जो उनके पीढ़ी के हैं, उनके जनरेशन के, वो रहेंगे? तो दतिया कई मायनों में, दतिया हमें ये भी बताएगा कि जेन जी क्या सोच रहा है, क्या इतना प्रभाव रहा कि बाई इलेक्शन में भी नज़र आया, राम मंदिर का असर क्या नज़र आया जिसकी संभावना कम दिखती है। तो कई सारे सवाल हैं। आज इसी पर एक बार और डिबेट है, क्योंकि एक दिन बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो हम इसी मंच पर ये बता रहे होंगे आपको कि इतने प्रतिशत मतदान हुआ और इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि कुछ चुनाव पूर्व के अनुमान भी सामने आ जाए। बहरहाल, तो पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। दतिया का रण अब सिर्फ उपचुनाव नहीं रहा, ये सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। मतदान से पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए दतिया की सीमाओं पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की विशेष निगरानी टीमें तैनात कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि संवेदनशील बूथों पर पैनी नजर रखी जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। और बॉर्डरों पे हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, हमारे नेता रहेंगे, मैं खुद भी रहूँगा। इसलिए रहूँगा कि ये सरकार एथिक, नियम, कायदे, कानून इस सरकार के पास है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे रहना चाहिए। लोकतंत्र बचाना है, लोगों को वोट के अधिकार को बचाना है, आपके चौथे स्तंभ के अधिकारों की भी रक्षा। तो हमारा विपक्ष का दायित्व है कि हम हर जगह तैनात रहें जहाँ हमारी जरूरत है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति को हार की आशंका से जोड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पहले ही अपनी हार दिखाई देने लगी है, इसीलिए वो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस हताशा की दौर में है, निराशा की दौर में है। जीतू पटवारी प्रदेश के अध्यक्ष बॉर्डर पर चौकसी की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार के अंदेशों को लेकर के, और भय के साये में स्वयंभू जी रहे हैं। मतदाताओं को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस तरह तरह की बातें करके भ्रम की स्थिति निर्मित करने की ओर अग्रसर हो रही है। दरअसल दतिया को राजनीतिक पानीपत बनाने वाले कई घटनाक्रम हैं। चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद मंच से छलके उनके आंसुओं ने पूरे चुनावी माहौल को भावनात्मक रंग दे दिया। बीजेपी ने इसे संगठनात्मक अनुशासन और टीम भावना से संभालने की कोशिश की, तो कांग्रेस को लगा कि सहानुभूति और असंतोष का ये माहौल उसके पक्ष में जा सकता है। दूसरी तरफ कथित राम मंदिर चंदा विवाद, ओरछा और पीताम्बरा पीठ की धार्मिक पृष्ठभूमि, युवाओं के बीच जेन जी आंदोलन की चर्चा और बूथ स्तर पर दोनों दलों की सक्रियता ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दतिया का जनादेश सिर्फ विधायक नहीं चुनेगा, ये भी बताएगा कि प्रदेश की राजनीति में जमीन पर किसकी पकड़ मजबूत है। कांग्रेस की एकजुटता ज्यादा असरदार रही या बीजेपी की संगठनात्मक ताकत, सहानुभूति का असर हुआ या रणनीति भारी पड़ी? और सबसे बड़ी बात, 2028 की लड़ाई का शुरुआती नैरेटिव किसके पक्ष में जाता है? इसीलिए दतिया का ये चुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं है, ये सियासी हकीकत का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है।
3 अगस्त को आने वाला नतीजा दोनों दलों के लिए भविष्य का संकेत भी होगा और चेतावनी भी। तो चलिए अब सवालों की तरफ चलते हैं। क्या दतिया का नतीजा 2028 विधानसभा चुनाव का सियासी ट्रेलर बनेगा, इसीलिए पानीपत कहा जा रहा है इसे? राम मंदिर चंदा विवाद और जेन जी आंदोलन वोटिंग पैटर्न पर कितना असर डाल सकते हैं? नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने पर क्या बीजेपी कांग्रेस 2028 की चुनावी रणनीति विधानसभा चुनाव की क्या बदल सकते हैं? ये भी अहम सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अजीत सिंह भदौरिया जी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है। साथ ही हैं संदीप पौराणिक जी, जो अभी लौटे ही हैं दतिया से, तो वो एक अपडेट रिपोर्ट एक सीनियर जर्नलिस्ट की निगाह से हमें मिलेगी, उनके माध्यम से उनका बहुत स्वागत है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं। और दतिया से वरिष्ठ पत्रकार जगत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। जगत जी, पहला प्रश्न आपसे ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं जी। दतिया इस समय बिल्कुल जिसे कहा जाता है कि केंद्र बिंदु है उत्सुकता का, और मध्य प्रदेश और बीजेपी की राजनीति का एक हॉट स्पॉट है। कैसे अगर हम मतदान के एक दिन पहले देखने की कोशिश करें कि ये रण कितना भीषण है, तो क्या जो रिपोर्ट्स अब तक छन कर वहाँ से आई हैं कि बहुत ही नज़दीकी और कांटे का मुकाबला है, और किस करवट बैठेगा मुकाबले का परिणामी ऊंट, कोई कुछ नहीं कह सकता। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो दतिया का रण है ये बड़ा रोचक हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उनका जो टिकट कटा, उसके बाद जो घटनाक्रम घटे, और इसके बाद आज तक कहीं ना कहीं राम मंदिर वाला मुद्दा जो आपने रिपोर्ट में दिखाया, या जैन जी का मुद्दा है, या फिर किसान आंदोलन जो चल रहा है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं साइड लाइन हो चुके हैं और चुनाव के केंद्र में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। एक और मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चुनाव की तैयारियाँ हो रही थी वो राजेंद्र भारती वर्सेस नरोत्तम मिश्रा जी थी। तो दोनों के पास ग्राउंड लेवल पर अपनी अपनी टीम है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है वो एक दूसरे की टीम एक दूसरे के अलग अलग दलों में एक्सचेंज हो गई है। और इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। बहुत दिलचस्प बात बताई आपने, क्योंकि जब टीम की निष्ठा ही बदल जाए और वो अपने समायोजन की कोशिशें शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि मामला बड़ा गंभीर है। संदीप जी, आप भी दतिया से लौटे हैं, किस तरह से आपने देखा वहाँ की ज़मीन को, और क्या क्या रिपोर्ट आपकी है? जी देखिए सर जी, दतिया जाके ये लगा कि चुनाव बहुत रोचक है और राजनीतिक भविष्य बहुत से लोगों का तय होगा, किसी एक आदमी का नहीं। ये चुनाव दतिया का जरूर है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर डालेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये उस दौर में हो रहा है जब जैन जी का आंदोलन हुआ, केंद्र सरकार को एक मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। जैसा जगत जी ने बताया कि किसान का आंदोलन, राम मंदिर, तमाम चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी चर्चा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना एक विषय है और लोग उसे दूसरे तरह से जोड़ रहे हैं, और जो उनके आंसू छलके, मुझे लगता है कि उसकी जो कीमत चुकानी होगी उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा पा रहे हैं कि जो समर्थक उनका है, क्या वो समर्थक अब आपकी बात पर भरोसा करेगा या उन आंसुओं पर भरोसा करेगा। ये एक बड़ा द्वंद्व है उन कार्यकर्ताओं के बीच और जो उनके नज़दीकी समर्थक हैं, वोट देने वाले। मैं जहाँ तक कह रहा हूँ शरद जी कि ये भविष्य तय करेगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये सिर्फ प्रदेश में नहीं देश की चर्चाओं में है इस समय, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की राष्ट्रीय नेताओं से नज़दीकियाँ और तमाम जो चर्चा हैं वो सब जानते हैं। इस चुनाव की हार जीत से मुझे लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व, चाहे अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष, इन पर सवाल उठेंगे। जो जीतेगा उसकी कहानी कुछ और होगी और 2028 के लिए पटकथा यहाँ से लिखी जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है शरद जी, ये ऐसा चुनाव है जिसमें मुझे कांग्रेस आक्रामक और बीजेपी रक्षात्मक नजर आई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है, ये आपके पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण सिरा है
कई बार कहा जाता है, जो सत्य भी है, कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण ही सबसे बेहतर सुरक्षा है। और वो पार्टी जो आक्रमण की चुनावी राजनीति में पायनियर पार्टी मानी जाती है, अगर वो डिफेंस पर है तो नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू किस तरफ ले जाएंगे कहना मुश्किल ज़रूर है। अजीत जी, क्विक कमेंट आपका। आप भी दतिया में रहे हैं, आपने भी परिस्थितियां देखी हैं जी। देखिए आदरणीय शरद जी, मैंने देखा 20 दिन रह के काम किया वहाँ अपनी पार्टी के लिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बड़े स्तर का नेता हो या ज़मीनी स्तर का बूथ लेवल का BLO स्तर का कार्यकर्ता हो, सब यूनाइटेड होकर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम किया। आप राजेंद्र भारती जी को देख लीजिए, अवधेश नायक जी को देख लीजिए, सब ने ईमानदारी से घनश्याम सिंह जी के लिए काम किया। जबकि आपका जो हेडिंग है पानीपत, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पानीपत का द्वंद्व चल रहा था लगातार। कभी नरोत्तम मिश्रा जी के लोग, जैसे आपने देखा, छिटक के दूर चले जाते थे आशुतोष जी के लिए। आशुतोष जी एकदम से नया चेहरा थे, संगठनात्मक रूप से पूरा कब्जा दतिया विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा जी का था। जब उनका पोखरण विस्फोट, जैसे प्रभात झा जी ने एक बार कहा था ना, शिवराज जी ने खाना खिलाया था और शाम को उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया था, उनने ही कहा था पोखरण विस्फोट। ऐसा ही विस्फोट नरोत्तम जी के साथ हुआ, पर नरोत्तम जी के साथ ये विस्फोट आंखों के आंसू के रूप में छलक गया। मतलब एक दो लाइनें हैं कि तूने जब दूसरों के घर तोड़े तब तुम मुस्कुराए, और जब खुद का घर टूटा तो आंसू निकल आए। ये स्थिति नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हो गई। और आदरणीय शरद जी, आप गांव में पौराणिक जी गए, आप भी देखेंगे सब, इतना अत्याचार था भारतीय जनता पार्टी का, इतनी उसकी सरकार का अत्याचार था, हर व्यक्ति मतदाता परेशान था। चाहे नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव लड़ते या अब आशुतोष जी लड़ रहे हैं, आशुतोष जी के पास एक कार्यकर्ता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सहारे पूरे सरकारी तंत्र, चाहे आपके आजीविका मिशन हो, महिला बाल विकास हो, रोजगार सहायक हो, इनके सहारे आदरणीय शरद जी, ये अभी कल की रात हो गई, एक आज की रात है, ये 2 रातों के सहारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। परंतु आप देखेंगे कि दतिया के जनमानस ने ये मन बना लिया है कि कल के मतदान में और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, घनश्याम सिंह जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कम से कम 20 से 25 हजार मतों से विजय हो। चलिए, 3 अगस्त भी आएगा और 3 अगस्त को आपके साथ फिर एक बार बैठेंगे। कुछ दावे एक दिन पहले भी इसी मंच पर हुए हैं, उनकी पुष्टि भी हम 3 अगस्त को करना चाहेंगे। यशपाल जी, आज पहली बार आपको मैंने कुछ गंभीर देखा है, चिंतन की मुद्रा में भी देखा है, और निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं समझता हूं आप दोनों की ही, क्योंकि ये मंच ऐसा नहीं है कि मंच पर यशपाल जी के भीतर का पत्रकार फूट पड़े या उनके मन की बात आ जाए, लेकिन फिर भी हाँ, ये लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई टफ है, क्योंकि कांग्रेस ने इसके पहले भी जो 2 उपचुनाव की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बल्कि 3, उसमें भी उसने अच्छी टक्कर दी है। एक उसने जीत हासिल की, बुधनी में उसने एक करीबी मुकाबला बनाने की पूरी कोशिश की, और इसके अलावा छिंदवाड़ा की एक सीट जहां बाय इलेक्शन हुआ था, वहां भी बहुत रोचक इलेक्शन बनाया। जी यशपाल जी। शरद जी, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे वरिष्ठ हैं, और आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं तो आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रणाम करता हूं। और मैं कोई सुस्ती या यूं कहना कि मेरा कोई मैं खामोश क्यों हूं। सुबह 8 बजे से मैं धर्म गुरुओं के कार्यक्रमों में जाकर के 12 घंटे में लौट करके आया हूं, तो थोड़ी सी मेहनत हो गई है, और मेहनत हमारी पार्टी शुरू से करती है। शरद जी, मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस जब एक तरफ जीत का दावा करती है और कह रही कि उपचुनाव 25,000 से जीतेंगे, 35,000 से जीतेंगे, जब इतना कॉन्फिडेंस है, तो ये बॉर्डर सील की बात, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये हमारे ऊपर आरोप, जीतू पटवारी जी का कल का बयान, मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश अध्यक्ष ने आज तक के इतिहास में ऐसा बयान नहीं दिया होगा किसी भी दल के। 50 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा भेज दी गई है, एम्बुलेंस में आ रही है, पुलिस प्रशासन बांटेगा, पैसे ले लेना 5-5 पर और वोट भारतीय जनता पार्टी को देना। अब ये निराशा का भाव है। कांग्रेस तय करे, कांग्रेस कॉन्फिडेंस के साथ कहे कि हाँ, सारी व्यवस्था के बाद हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने की भी बात कर रहे हैं, और डर और भय भी कांग्रेस के लोगों के मन में सता रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पर सील करने की बजाय, बॉर्डर पर चौकसी करने के बजाय, जीतू पटवारी जी अपने कार्यकर्ताओं को कहो कि अधिक से अधिक मतदान करें। और जहां तक एकता की बात की जा रही है
शरद जी, मुझे पूरे चुनाव में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कहीं नहीं दिखे। जिस व्यक्ति ने राजनीति के क्षेत्र में इतना समय दिया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, आज भी वो ताल ठोक करके दमदारी के साथ कांग्रेस के नेता तो हैं। किसी ने न्योता तक नहीं दिया है, किसी ने बुलावा तक नहीं दिया है। तो क्या कमलनाथ जी की और नकुलनाथ जी की बिल्कुल आवश्यकता कांग्रेस को महसूस नहीं हो रही थी? भारतीय जनता पार्टी सारे मोर्चों पर एकता के साथ नजर आ रही थी। मैं ये भी कहूंगा कि अभी जगत जी ने भी कहा, पुराणिक जी ने भी कहा है कि जो इश्यूज अभी खड़े हुए हैं वो साइड लाइन में, लेकिन नरोत्तम जी का विषय भी उन्होंने खड़ा किया। देखिए, नरोत्तम जी का विषय शरद जी 2-3 दिन चला और उसके बाद जो विश्वास दिया है नरोत्तम जी जिस प्रकार से लग गए। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, पूरे घटनाक्रम में नरोत्तम जी का टिकट कटा और उसके बाद जो एक आक्रोश भड़का और नरोत्तम जी की आंखों से भी आंसू झलके, उसके बाद पूरे चुनावी समर में कहीं कोई विवाद हुआ हो तो बता। अगर विवाद हुआ भी है तो कांग्रेस में हुआ है, कांग्रेस के नेताओं के बीच में हुआ है। चुनाव के दौरान में आगर मालवा के विधायक जीतू पटवारी को चुनौती दे रहे हैं कि कहां सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी, कैसे चुनाव जीते जाएंगे। ये इनका दल का आईना मैंने दिखाने की कोशिश करी। वैसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ये भी कहता है यशपाल जी कि अगर दिल में दर्द है, कोई छाला बना है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता रहे तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि छाले की स्थिति क्या है। अगर उस छाले को पेन किलर ले लेके उसके दर्द को दबा दिया जाए, बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाता है। चिंता जो आपकी है दतिया में वो यही है कि जिस दर्द को कथित रूप से दबा दिया गया है, छिपा दिया गया है, क्या वो दर्द तूफान बन सकता है? ये एक बड़ी बात। जगत जी, यही सवाल है मेरा, जो दर्द दिखाया नहीं जा रहा है, जो दर्द छिपाया जा रहा है, क्या वो दर्द इतना बड़ा हो जाएगा कि वो दतिया के नतीजों पर असर डाल सकता है? देखिए सर जी, मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं, जो दतिया की ग्राउंड रिपोर्ट है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि यहाँ सब कुछ ठीक है कांग्रेस का, ऐसा कुछ है नहीं। आपने भी देखा होगा, आपके सारे रिपोर्टर्स यहाँ हैं, वो कवर भी कर रहे हैं कि अवधेश नायक को किस तरह से अंतिम दौर में मनाया गया। उनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी जा रहे थे, उसके बाद में फिर कांग्रेस के नेता भी जा रहे थे, कई बार जीतू पटवारी उनके घर पे गए और इस तरह से उनको मना के लाया गया। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उनके बहुत सारे समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली हेमंत खंडेलवाल जी के पास में जाके। तो ये भी एक दृश्य था। अभी कांग्रेस की तमाम सभाओं से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती नाराज रहे। अंत में कल की घटना है जब खुद दिग्विजय सिंह जी और उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह जी ये और जीतू पटवारी जी तीनों उनके घर पहुंचे, उन्हें मनाया। उसके बाद फिर वो रैली में भी शायद शामिल हुए और उस आखिरी चुनावी सभा में भी शामिल हुए। तो ये स्थिति थी कांग्रेस की। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो 13 तारीख में नामांकन वाले दिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने उद्बोधन दिया और उनके आंखों से आंसू छलके, ये और इन आंसुओं ने बड़ा प्रभाव किया पूरे विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद में फिर वो 16 तारीख को एक उनका मैसेज आता है कि वो 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आने वाले हैं। वो वहाँ आते हैं और उनका जो भाषण है, अगर उसका हम विश्लेषण करें तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वो कहते हैं कि आशुतोष में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट कटवा सकें, और जिनने टिकट काटा है उन तक पहुंचने की आम कार्यकर्ताओं से कहा आपकी क्षमता नहीं है तो मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा खो खो के खेल में कोई किसी को स्पेस नहीं देता। और एक और उन्होंने कहा अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से कि बड़ी मेहनत से मैंने आपको जुटाया है, यूं ही मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बहुत सारे संकेत उन्होंने अभी तक दिए हैं। तो इन सारे संकेतों के अपने एक मायने हैं, राजनीति में अपना एक उनका भी महत्व है, और ये सारी चीज़ें हमें देखते रहनी चाहिए। अब कल की बात है, कल उन्होंने जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरी कोई मंशा नहीं है और मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा, कोई मेरे को पद भी नहीं चाहिए, जो पार्टी काम देगी मैं वो करूंगा। मुझे ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया, मैंने वो किया, मुझे वहाँ पे भेजा, महाराष्ट्र भेजा, दिल्ली भेजा, बिहार भेजा, मैं चला गया। अब ये शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज अलग है। तो इन सारी चीज़ों को कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं और समर्थक भी समझ रहे हैं। अब आप कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को तो अनुशासन में बांध सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो हजारों समर्थक हैं उनका क्या? जगत जी, उन पर तो किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा ना, वो तो बॉडी लैंग्वेज समझ के। जी
यहाँ एक बड़ा अहम सवाल ये भी है, इसके पहले जो भी टिकट कटे हैं बीजेपी में, चाहे वो मार्गदर्शक मंडल में कथित रूप से शामिल नेताओं के हों, उसके कुछ कारण बड़े स्पष्ट थे। उम्र कारण था, या फिर कुछ ऐसे टिकट कटे जहां पर ये बात थी कि आपकी छवि, जैसे भोपाल की जो पूर्व सांसद हैं प्रज्ञा भारती, उनकी महात्मा गांधी को लेकर एक टिप्पणी से प्रधानमंत्री आहत हुए। नरोत्तम मिश्रा जी की कुछ टिप्पणियों की चर्चा दिल्ली तक गई, इक्का दुक्का फिल्म सिनेमा को लेकर प्रधानमंत्री की भी टिप्पणी आई, लेकिन ये कारण बीजेपी ने नहीं बताया कि एक सक्रिय राजनेता जो ज्वाइनिंग टोली का मेंबर रहा है, जिसके अमित शाह जी से बड़े कथित रूप से करीबी संबंध है, उस नेता को अचानक उठाकर बाहर क्यों कर दिया जाता है? ये चीज अगर बताई जाती, ये स्पष्ट किया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता। मैं आऊंगा इस पर। भदौरिया साहब आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं। देखिए जगत जी, आप इसमें राजेंद्र भारती जी का लाइन आपने बोली, आप एक उसमें ये भी जोड़ देते कि राजेंद्र भारती जी ऑपरेशन करा के आए थे हार्निया का या अपेंडिक्स का, वो ऑन बेड थे और फिर भी वो आखिरी सभा में पहुंच गए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और जहां तक आदरणीय नहीं वो लगातार मीडिया से बात भी कर रहे थे, वो लगातार वो इंटरव्यू दे रहे थे, सक्रिय थे। अपेंडिक्स के ऑपरेशन इतने गंभीर नहीं होते, अब तो सब लेप्रोस्कोप नहीं, पर वो घर से बाहर नहीं निकले थे। मैं आपको 2 दिन में सब, चलिए वो अलग विषय, आप अपनी संभावनाओं पर बात कर लीजिए। देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, बिल्कुल स्पष्ट है, सब लोगों का विश्लेषण अपने आप में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दतिया में संघर्ष करती आ रही। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, आप देखिए कल रात के वीडियो आए, खुलेआम ट्रकों से शराब छोटे छोटे वाहनों में अनलोड की जा रही है, लोड की जा रही है, खुलेआम बिल्कुल बीच हाईवे पे। उसके वीडियो बना के लोगों ने दिए, राजघाट कॉलोनी के पास का वीडियो बना के दिया, सब जगह का दिया, पूरे गाँव में। और यहाँ तक बात है, अगर मतदान को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस पार्टी, जो विजयपुर में किया था कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, वो यहाँ पे भी कर रही है। विजयपुर में भी हमें सफलता प्राप्त हुई थी, यहाँ पे भी सफलता प्राप्त। कंक्लूडिंग रिमार्क संदीप। शरद जी, चुनाव रोचक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दोनों पार्टियां जोर लगाए हुए हैं। इस चुनाव में मेरे एक और अलग चीज़ देखने मिली। पहला ऐसा चुनाव था जिसमें बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को टारगेट नहीं किया। दिग्विजय सिंह लंबे समय से दतिया में सक्रिय हैं और बीजेपी दिग्विजय के शासनकाल को याद दिलाती है, लेकिन दतिया में दिग्विजय सिंह के शासनकाल की चर्चा नहीं हुई। वहां मैं ये तो नहीं कह सकता कि वहां तो दिग्विजय सिंह से भी बड़े नरोत्तम सिंह नहीं मिश्रा जी सामने थे, तो क्या करती बीजेपी जी? वही स्थिति मैं कह रहा हूं ना कि वो पोल शिफ्ट हो गया पूरी तरह, गोल पोस्ट। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा एज दे जाएगी ये स्थितियां। यशपाल जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट जी संभावनाओं को लेकर। देखिए संभावना इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष समर्थन की मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो शीर्ष नेतृत्व वहां पर बैठा है, लगातार चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी है और कैडरलेस कार्यकर्ता है और हमने बूथ जीता तो चुनाव जीता। उसके आधार पर अभी जैसा कि हमारे साथी मित्र जगत जी भी कह रहे थे कि राजेंद्र भारती कहाँ नजर आए, कितना नजर आए। अवधेश नायक जी को भी हमने देखा है, बहुत दूर दूर से कटे कटे से दिख रहे थे। घनश्याम सिंह जी के परिवार के सदस्य को भी कांग्रेस शरद जी संभाल नहीं पाई। जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का, और अगर कांग्रेस करेगी जीत की संभावना, उनके परिवार के सदस्य ने उनसे नाता तोड़ लिया। चलिए अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, अब आगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वो बीजेपी जो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर ताज़ा तरीन पश्चिम बंगाल तक कठिन चुनावों को जीतती चली आई है, क्या वो अपनी इस परंपरा को दतिया में बरकरार रखेगी या दतिया में एक बड़े नेता को अप्रत्याशित रूप से टिकट न देने का उसका फैसला उसकी तमाम कुशलता विशेषज्ञता पर भारी पड़ेगा? और ये कहकर कांग्रेस के साथ भी अन्याय करना होगा कि इसका पूरा फायदा कांग्रेस को इसलिए मिलेगा कि नरोत्तम मिश्रा मैदान में है। कांग्रेस ने जिस तरह की तैयारी की, ये सही है कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ नहीं दिखे, लेकिन वो इसके पहले भी कई अवसरों पर चुनावों से दूर रहे हैं और उसके कारण भी माने जाते हैं। उन कई बार व्यवसायगत कारण देखे जाते हैं, उसके पीछे तमाम चीज़ें। लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप पसंद करें या ना करें, जिसे आप इग्नोर करना चाहें या याद ना रखना चाहें, लेकिन दतिया का जो पूरा चुनावी परिदृश्य है उस पर छाया एक ही व्यक्ति की है और उसका नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।